तो प्रेगनेंसी के 9 महीने में कभी भी जब ब्लीडिंग होती है वो एक अलार्मिंग साइन बन जाता है, रिलेटिव्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी, कपल के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। होता क्या है कि जो यूट्रस में एम्ब्रियो या भ्रूण जो है, जब वो अपनी स्पेस बनाता है, वो यूट्रस की वॉल में एम्बेड करता है, उस टाइम पे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कोई घबराने की बात नहीं है। हर ब्लीडिंग को नॉर्मल तो नहीं कह सकते, पर जिस ब्लीडिंग में पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, अंदर कलेक्शन हो रही है, हेमेटोमा है, वहाँ पे आपका मिसकैरेज का डर होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना एक निशानी होती है कि वी आर हैविंग अ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन मतलब कि बच्चे की धड़कन अंदर ही चली गई और हमें पता नहीं चला। तो लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज पे 10% इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज है। अगर अप टू द एज ऑफ 35 इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज 15% है। अच्छा। और 35 से ऊपर अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपका मिसकैरेज का वैसे ही रिस्क ज़्यादा है, विच इज़ 20%, 1 in 5। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस हमने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने क्योंकि बहुत अहम होते हैं, उस पर भी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। पहले 3 महीनों में रिस्क कई बार हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, स्पॉटिंग होती है, तो क्या ये नॉर्मल है या ये रिस्की है? इस पर बात सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। सो पूरी सीरीज़ हमने आपके साथ बनाई है पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक प्रेगनेंसी की। लेकिन प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और कई बार ये प्रॉब्लम भी होती है कि इसमें प्रेग्नेंट महिला को ब्लीडिंग हो जाती है या स्पॉटिंग होती है। वो क्यों होती है और वो कितनी अ, खतरनाक है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए, और कितनी नुकसान, और बचा कैसे जा सकता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहला तिमाहा जो प्रेगनेंसी का है, उसमें ब्लीडिंग जो है वो एक अलार्मिंग साइन रहता है ना। कोई भी कपल जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करता है या फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में उसको ये पता चल जाता है कि कंफर्म हो गया प्रेगनेंसी है, और उसके बाद एक आम धारणा है कि ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। हमें पता कैसे चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए, हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने में कभी भी जब ब्लीडिंग होती है वो एक अलार्मिंग साइन बन जाता है, रिलेटिव्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी, कपल के लिए भी, पेशेंट के लिए भी। सो अब हम बात करेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स की। फर्स्ट 3 मंथ्स में ब्लीडिंग होना, यस, रेड फ्लैग तो है, उस पर हमें अवेयर तो रहना है और डॉक्टर की राय भी लेनी पड़ेगी, पर हमें घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बहुत सारे कारण हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग के। इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी एबनॉर्मल। अब नॉर्मल कब कब हो सकती है? पहला कि जब हमारा ड्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है, जब हमें सपोज करो किसी के पीरियड फर्स्ट को आए और उसके बाद फर्स्ट को आने हैं, पर फर्स्ट को पीरियड नहीं आए, 5 तारीख को आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो यूरिन में पॉजिटिव आ गया, बट साथ ही आपको बहुत कम थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं इवन ये नोटिस नहीं कर पाते कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्योंकि उनको एट द टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड पीरियड थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। और इसीलिए कई बार 2-2.5 महीने के बाद मदर्स आती हैं वॉमिटिंग के साथ, और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम कहते हैं 2-2.5 महीने की प्रेगनेंसी, कहते हैं नहीं मुझे तो मेंसेस आए थे, लेकिन डिटेल पूछने पे पता चलता है कि वो मेंसेस बहुत कम आए थे। तो इसलिए कभी कभी एट द टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड पीरियड ब्लीडिंग हो सकती है। अगर वो ब्लीडिंग नॉर्मल से बहुत कम है तो हमें प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है यूरिन के टेस्ट से। अब हम कहते हैं कि 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे फिजियोलॉजिकल मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। होता क्या है कि जो यूट्रस में एम्ब्रियो या भ्रूण जो है, जब वो अपनी स्पेस बनाता है, वो यूट्रस की वॉल में एम्बेड करता है, उस टाइम पे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहा जाता है। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कोई घबराने की बात नहीं है। अक्सर वो डे 1 ऑफ पीरियड के जितनी होती है, उसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होती है, 1-2 दिन होके फिर हट जाती है। कभी कभी 1-2 दिन रेड ब्लीडिंग होगी,
लाइट होएगी जैसे डे 1 ऑफ मेंसेस पे होनी है, और उसके बाद वो ऑल्टर्ड या ब्राउनिश हो जाती है और फिर ठीक हो जाती है। तो जो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद पेन। और जब हम हफ्ते 10 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं तो देखते हैं कि बेबी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ग्रो कर रहा होता है, उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ठीक चल रही होती है, तो हम अपने मरीज को रीअश्योर करके भेज देते हैं कि आपको घबराना नहीं है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, ये ऑफ एंड ऑन कई बार 8 हफ्ते तक चल सकती है, और इवन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, लेस देन 10%, जिनको हर महीने माहवारी के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आती है। अब वो क्या सीन है कि जब तक बेबी इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो पूरी गर्भाशय को ऑक्यूपाई करे, तो जो थोड़ी सी स्पेस बाकी होती है वहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो कभी कभी टाइम टू टाइम हर महीने हो सकता है। तो ये वाली बातें तो हमने करी है नॉर्मल ब्लीडिंग की, जिसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रीअश्योरेंस सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही हो पाती है कि अगर बच्चा ठीक बढ़ रहा है, हार्ट बीट ठीक चल रही है, तो हम वरी नहीं करते। पर यस, हर ब्लीडिंग को हम नॉर्मल कह के इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज समटाइम्स जब ये ब्लीडिंग है, इसके साथ पेन एसोसिएटेड होती है, सब्सिक्वेंट अल्ट्रासाउंड पे हार्ट बीट चली जाती है, और कभी कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना एक निशानी होती है कि वी आर हैविंग अ मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन मतलब कि बच्चे की धड़कन अंदर ही चली गई और हमें पता नहीं चला। उसके कारण डिफरेंट है। उसके कारण ये है कि कभी कभी बच्चों में क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, वो प्रेगनेंसी ऐसी ही नॉर्मल नहीं थी, उसने आगे बढ़ना नहीं था, और इस वजह से फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई, जो कि एक मिसकैरेज या अबॉर्शन की निशानी के तौर पे है। अब कभी ये भी होता है कि पेशेंट को बहुत पेन है, ब्लीडिंग भी हैवी हो रही है, और जब हमने अल्ट्रासाउंड किया तो हमें अंदर ब्लड की कलेक्शन मिलती है, जिसको हम कहते हैं सबकोरियोनिक हेमेटोमा, या फिर पेरी सैक कलेक्शन, कि जहाँ पे आपका जेस्टेशनल सैक इम्प्लांट हो रहा है उस जगह पे ब्लीडिंग जारी है, वो ब्लीडिंग बढ़ते बढ़ते क्लॉट बन गया, हेमेटोमा की फॉर्म में बन गया, और पेशेंट को पेन हो रही है, और वो भी एक मिसकैरेज से प्रीडिस्पोज करता है। तो अगर अल्ट्रासाउंड मतलब में उसमें भी खतरा होता है उसमें मिसकैरेज खतरा का। होता है मिसकैरेज का। हालांकि बच्चा भ्रूण जो है वो है, हाँ, उसके साथ साथ ब्लीडिंग चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पेरी सैक हेमेटोमा, या जिसको हम कलेक्शन कहते हैं, अगर वो 50% से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फिर एज डॉक्टर्स हम डरते हैं कि इसमें मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा है। तो हर ब्लीडिंग को नॉर्मल तो नहीं कह सकते, पर जिस ब्लीडिंग में पेन है, हैवी ब्लीडिंग है, अंदर कलेक्शन हो रही है, हेमेटोमा है, वहाँ पे आपका मिसकैरेज का डर होता है। अब मैनेज कैसे किया जाता है? इस पहले ये वाले केस की बात करते हैं। हाँ, इसमें कैसे मैनेज करते हैं? क्या उस ब्लड को निकाल दिया जाता है नहीं, कुछ या भी नहीं, इसमें वेट एंड वॉच है। एज डॉक्टर्स हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हार्मोनल सपोर्ट के साथ ब्लीडिंग रुक जाएगी, ब्लीडिंग रुकेगी अपने टाइम के साथ ही, और अगर ब्लीडिंग रुकने के बाद ये हेमेटोमा श्रिंक होने लग जाता है, क्लॉट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक ठाक आगे बढ़ जाती है। ऐसे में प्रिकॉशंस क्या लेना होता है किसी भी प्रिकॉशंस महिला इसमें को? यही है, इंटरकोर्स बिल्कुल अवॉइड होगा, कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी अवॉइड होएगी, जितना बेड रेस्ट पेशेंट कर सकता है वो उसके लिए अच्छा है। ब्लीडिंग रोकने की कुछ मेडिसिन हम देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देते हैं, फॉलिक एसिड तो हम अपने मदर्स को खिलाते ही हैं, और रीअश्योरेंस देते हैं। क्योंकि अगर तो ये फीटस या एम्ब्रियो हेल्दी है, उसमें कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो ही जाएगी। बट अगर गॉड फॉरबिड्स बेबी में ही कोई इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है जिस वजह से ये मिसकैरेज हो रहा है, तो वो फिर नहीं रुक पाएगी। तो कुछ कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे हमारी मेडिसिन से, सपोर्ट से वी आर एबल टू कैरी ऑन द प्रेगनेंसी इन अ हेल्दी वे, बट समटाइम्स एज डॉक्टर्स वी आर ऑल्सो हेल्पलेस, कि हमारे सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी मिसकैरेज हो ही जाता है। तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हर मिसकैरेज को ना तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ना ही रोक सकते हैं, क्योंकि उसमें कई बार अंदरूनिक एम्ब्रियो के अंदर ही प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये मिसकैरेज हो जाती है। स्पॉटिंग हो और ब्लीडिंग हो तो कब आपको केयर की ज़रूरत है कि नहीं, अब हो सकता है अबॉर्शन के चांसेस हैं, अब आपको ध्यान रखना है? माइल्ड स्पॉटिंग है तो हम वेट कर सकते हैं, कोई पेन नहीं है, हल्की सी स्पॉटिंग है, अल्ट्रासाउंड में सब कुछ ठीक है, वेट कर सकते हैं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पेन है, ब्लीडिंग डे 1 ऑफ पीरियड से ज़्यादा है, तो बेटर है कि आप बेड रेस्ट करो।
तो और क्या वजह होती हैं कि मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द मदर जिस पे कि प्रेगनेंसी हुई है, चांसेस ऑफ मिसकैरेज रहते हैं। जैसे अगर 100 प्रेगनेंसीज हुई, 100 फर्टिलाइजेशंस हुई, तो लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज पे 10% इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज है कि 100 में से 90 ही बेबीज बॉर्न होंगे, 10 मिसकैरेजेस होंगे। 30 से कम उम्र है अगर महिला तो की। आपका इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज 10% है। अगर अप टू द एज ऑफ 35 इंसिडेंस ऑफ मिसकैरेज 15% है। अच्छा। और 35 से ऊपर अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपका मिसकैरेज का वैसे ही रिस्क ज़्यादा है, विच इज़ 20%, 1 in 5। तो इसलिए मैं अक्सर अपने व्यूअर्स को कहती हूँ कि इतना पैनिक मत करिए कि क्यों हो गया, क्या हमने ऐसा कुछ कर दिया। नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि अगर इतना होगा तो उसमें से 10 फेलियर होने ही होने हैं। हाँ, अगर हमारी प्रेगनेंसीज में रिपीटेड फेलियर हो रहा है, बार बार रेकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, तो एज डॉक्टर्स हम काफ़ी कुछ इवैल्यूएट करते हैं। उसमें ये प्रिवेंट करने के लिए, जैसे आप कह रहे थे ना, हम प्रेगनेंसी की बेस्ट आउटकम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, वो है कि हमें प्री प्रेगनेंसी अपनी इवैल्यूएशन करानी चाहिए। कुछ कारण हैं जैसे हार्मोनल, जैसे थायराइड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, आपका एचबी इम्प्रूव होना चाहिए। देर आर फ्यू इन्फेक्शंस विच कैन कॉज रिपीटेड मिसकैरेजेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम प्री प्रेगनेंसी में इवैल्यूएट करते हैं। कभी कभी मदर के ब्लड में भी कुछ चेंजेस होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं जिसकी वजह से रिपीटेड मिसकैरेजेस हो सकती हैं। तो इन सारी बातों का नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ध्यान रखा जाए। मदर एक प्री प्रेगनेंसी बेस्ट हेल्थ में अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू करे तो मिसकैरेजेस के चांसेस कम रहेंगे। अपनी कुछ गलतियों की वजह से किसी गर्भवती महिला को तो नहीं ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो जाती? देखिए, अगर सपोज अल्कोहल कंजम्पशन है, वो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स करती है, मिसकैरेजेस कॉज कर सकती है। सिगरेट स्मोकिंग है, और कभी कभी अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में अगर फाइब्रॉइड्स हैं प्रेगनेंसी में, और बड़े फाइब्रॉइड्स हैं वो जो यूट्रस की लाइनिंग की तरफ हैं, प्रेगनेंसी उस पर इम्प्लांट हो रही है, तो इवन वो भी मिसकैरेज का कारण बन सकता है। तो इसलिए कुछ कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस हैं। बाकी मदर के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मदर के करने से मिसकैरेज हो जाएगा, नहीं होगा। कई बार जो महिलाएं जो जैसी प्रेग्नेंट होती है उन्हें लगता है कि अब धीरे चलो, अब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, कहीं प्लेसेंटा नीचे ना आ जाए। तो क्या इन एक्टिविटीज़ से प्लेसेंटा नीचे आ सकता है, या इन एक्टिविटीज़ से स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है? नहीं, अक्सर नहीं। बेड रेस्ट करने से स्पॉटिंग हम रोक नहीं सकते। अगर बेबी में ही अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन से भी आप उस प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक नहीं ले जा सकते। सो बहुत प्रेगनेंसी को एक डिजीज़ की तरह नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी एक नेचुरल फिनोमिना है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का कोई रोल नहीं है। और आप अगर अच्छे चल फिर रहे अच्छे से, या आप अपनी वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल है सब कुछ, तो ऐसा नहीं है कि आपके तेज चलने फिरने जो भी नॉर्मल आप चल फिर रहे हैं, नॉर्मल अपना डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपनी एक्सरसाइज, योगा, ये भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, हैवी वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, आप पिलाटेस कर रहे हो या आप बहुत जुम्बा कर रहे हो, वो नहीं आपने करना है। पर डे टू डे जो आपका लाइफ है, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उसमें अनड्यू घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।